हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि अभी तक हम लोग हमारे केमिस्ट्री के अध्याय नंबर 4 के परीक्षा अध्ययन के सारे प्रश्न कर रहे थे और मैंने आपको पहले बेटा सही विकल्प करा दिए, उसके बाद खालिस्तान, सही जोड़ी, सत्य असत्य और अति लघुत्तरीय प्रश्न, इतना काम अपन ने कर चुके थे। अब उसके आगे बढ़ रहे हैं और यहां पर हम बात कर रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्न की, यानी ऐसे प्रश्न जो कि सामान्यतः आपसे 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। जैसे बेटा पहला प्रश्न है मेरे पास, आर्हेनियस समीकरण क्या है समझाइए एवं इसकी उपयोगिता लिखिए। या इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, आर्हेनियस समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, ये वैसे मैंने आपको आर्हेनियस समीकरण पर एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है, चाहे तो आप उसे एक बार देख लें तो आपको सारी कहानी और समझ में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल हम यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें समझना क्या है, आर्हेनियस समीकरण। तो आर्हेनियस समीकरण क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया जो कि क्या होता है, के क्या होता है, दर स्थिरांक बराबर ए गुणित ई की पावर माइनस ई ए बटे आर टी। ये है बच्चों के आपका आर्हेनियस समीकरण, जहां के क्या होता है बेटा, के होता है दर स्थिरांक, के क्या होता है अपना दर स्थिरांक। ई ए, पहले हम ए को लिखेंगे, ए जो है इसे हम कहते हैं कि ये स्थिरांक है और इसे हम बोलते हैं आर्हेनियस कारक। क्या बोलेंगे बच्चों, आर्हेनियस कारक। फिर इसके बाद ई ए क्या होगा यहां पर, संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा। आर क्या होगा यहां पर, सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। फिर टी क्या होगा यहां पर, ताप। ठीक है ना। तो ये होता आपका आर्हेनियस समीकरण। लेकिन आर्हेनियस समीकरण के इस रूप से, ये जो आपके सामने समीकरण लिखा हुआ है, इससे हम बहुत ज्यादा मैथमेटिकली कुछ बता नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी ये ई की घात में लिखा बेटा, और सामान्यतः गणित में जब आप 11वीं तक 12वीं तक की बात करते हो तो गणित में कहीं भी ऐसा कुछ हमने सवालों में किया नहीं होता है, तो इसलिए हो सकता है ये आपको कठिन लगे। तो हम इसको दूसरे रूप में बदलना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो रूप। तो हम लिखेंगे के बराबर क्या था, ए ई की घात माइनस ई ए बटे आर टी। अब दोनों पक्षों का हम लॉग ले रहे हैं। ठीक है बेटा, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर और यहां पर जो लॉग लेंगे हम आधार ई पर लेंगे बेटा, जिसको हम प्राकृतिक लॉग, प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। तो लॉग आधार क्या लेना है, ई बराबर लॉग आधार क्या लेना है, ई, और ये हो गया माइनस ई ए बटे आर टी। फिर अब क्या करेंगे हम इसको, चलिए देखते हैं। थोड़ी सी गणित है बेटा, कुछ खास करके कुछ है नहीं। लॉग, अब लॉग में बेटा आपने पढ़ा होगा कि जब दो संख्याएं अलग अलग गुणा में लॉग में होती हैं तो बेटा ये धन में आ जाते हैं। मतलब ये हो जाएगा लॉग ए धन लॉग ई की घात माइनस ई ए बटे आर टी, और दोनों ही लॉग में आधार क्या है अपना, ई है। फिर लॉग के आधार ई बराबर लॉग ए आधार ई, घात आ जाएगी कहां बेटा, सामने, घात सामने आ जाती गुणा में, ये लॉग का नियम होता है जानते होंगे। तो लॉग में क्या होती, घात जो होती वो आ जाती है सामने, और बचेगा यहां पर लॉग ई आधार ई। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या का उसी के आधार पर जो लॉग का मान होता है बेटा, ये मान होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। तो इससे जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, लॉग के आधार ई बराबर लॉग ए आधार ई माइनस ई ए बटे
RT, इस तरह का समीकरण मिलेगा। अब आप भी जानते हो आधार E का तो बेटा कोई काम होता नहीं है, हमको आधार 10 में बदलना पड़ेगा इसको। और कभी भी आप आधार E को आधार 10 में जब बदलते हैं लॉग में, तो बेटा इसमें साथ में हमको गुणा करना होता है 2.303 का। किसका? 2.303 का गुणा जब आप कर देते हैं तो ये आधार 10 में बदल जाता है। तो इस तरह से ये बात आप ध्यान रखें कि जब भी मैं आधार E को आधार 10 में बदलूंगा तो 2.303 का गुणा कर दूंगा, यहां हो जाएगा 2.303 लॉग के, तो आधार क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर 10। इसी तरह से यहां भी वही काम करूंगा, 303 लॉग ए आधार 10 हो जाएगा और माइनस EA बटे RT, इतना काम हम कर लेंगे। अब देखिए 2.303 से पूरे समीकरण को मैं भाग दे रहा हूं, मतलब इसमें भी भाग दे रहा हूं मैं 2.303 से, इसमें भी भाग दे रहा हूं और यहां पर भी 2.303 से भाग दे देता हूं मैं, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यहां भी कट जाएगा, यहां क्या बचेगा बेटा? लॉग के आधार 10। अब बेटा आधार 10 में लिख दूं तो अच्छी बात, नहीं भी लिखता हूं तो बेटा वो अंडरस्टूड होता है, इसीलिए मुझे लिखने की कोई जरूरत यहां पर नहीं है। बचेगा क्या? लॉग ए ऋण EA बटे 2.303 RT। तो इस तरह से ये जो समीकरण मिलता है इसे भी हम आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। आर्हेनियस समीकरण का बेसिक अगर सूत्र देखें आप, तो मैंने जो आपको शुरू में बताया K बराबर A गुणित E की घात माइनस EA बटे RT, वो होता है। लेकिन दूसरा ये रूप होता है बेटा, कभी भी न्यूमेरिकल वगैरह जब मैं करूंगा तो मुझे इसकी आवश्यकता होगी, तो ये भी आप ध्यान रखें, ये भी आर्हेनियस समीकरण है। अब आर्हेनियस समीकरण का उपयोग क्या है ना, इसकी उपयोगिता क्या है? तो पहली बात, आर्हेनियस समीकरण से मैं दर स्थिरांक की गणना कर सकता हूं, कब? अलग अलग ताप पर, ठीक है ना। तो आर्हेनियस समीकरण की उपयोगिता, हेडिंग डालेंगे आप क्या? आर्हेनियस समीकरण की। देखिए इस तरह के प्रश्न आप करिए और कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है ये सारी चीजें बता रहा हूं मैं, इतना आप लिख करके आते हैं आपका आधा नंबर भी कोई नहीं काटेगा, है ना। तो उपयोगिता की हम बात करें तो पहला उपयोग क्या लिखेंगे कि आर्हेनियस समीकरण से, या सीधे लिखता हूं बेटा मैं, इस समीकरण से क्या कर सकते हैं हम? इस समीकरण से विभिन्न ताप पर दर स्थिरांक की गणना की जा सकती है, ठीक है। तो अगर दर स्थिरांक की गणना हो जाएगी तो हमें उससे अभिक्रिया की दर भी पता चल जाएगी, मतलब बेटा दर पर ताप का क्या प्रभाव है। अगर ताप बढ़ाने पर दर स्थिरांक बढ़ेगा मतलब अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, और ताप बढ़ाने पर अगर दर स्थिरांक का मान कम होगा मतलब कि अभिक्रिया की दर कम होगी। तो दूसरी उपयोगिता क्या होगी कि इस समीकरण से विभिन्न अभिक्रियाओं की दर पर ताप का प्रभाव समझाया जा सकता है। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है, इसे भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे दर स्थिरांक का मान पता है तो संक्रियण ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा क्या बोलूंगा मैं कि किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान
ज्ञात होने पर, मतलब दर स्थिरांक का मान अगर मुझे पता है ना, मान ज्ञात होने पर क्या किया जा सकता है बेटा, संक्रियण ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। संक्रियण ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण यूज है इसका, आप ध्यान रखें। तो ये था हमारा सवाल कि आर्हेनियस समीकरण क्या है समझाइए तथा इसके अनुप्रयोग या इसके उपयोग लिखिए। तो इस तरीके से बेटा अपन आर्हेनियस समीकरण को समझा सकते हैं। एक बार मैं शुरू से ये दिखा देता हूं आपको। देखिए आर्हेनियस समीकरण हम सीधा क्या लिखेंगे, k बराबर a गुणित e की घात माइनस ये बटे RT। यहां पर सारी चीजें मैंने बता दी हूं। फिर इसको हमने लॉग लेकर के बेटा इसका दूसरा रूप भी निकाल दिया और फिर इसकी उपयोगिता में हमने ये 3 पॉइंट लिख दिए। इतना आप कर देते हैं तो आराम से 3 या 4 नंबर में अगर ये आता है तो आपको ये नंबर मिलने वाले। फिर चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ता हूं मैं। अगला प्रश्न कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ये एक अच्छा प्रश्न है बेटा, बिल्कुल आपसे ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप हेडिंग डाल लेंगे। हेडिंग क्या होगी, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक में हम 4-5 पॉइंट बेटा आराम से लिख सकते हैं। पहला होगा अभिकारक की सांद्रता। हालांकि इसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है ऑलरेडी और ये अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चाहे तो आप वीडियो से भी देख सकते हैं। अभिकारक की सांद्रता, तो ये चीज हमने देखी थी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को छोड़ करके, है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया को छोड़ करके अन्य सभी अभिक्रियाओं के लिए अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। क्या बोला बेटा मैंने, चलिए लिख देता हूं मैं इस बात को भी। शून्य कोटि की अभिक्रिया को छोड़कर, शून्य कोटि की अभिक्रिया को छोड़कर, क्योंकि शून्य कोटि में क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है ना, तो इसलिए उसको छोड़ दें हम। अन्य अभिक्रियाओं के लिए, अन्य सभी अभिक्रियाओं के लिए सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है बेटा, अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अगर ये प्रश्न भी आता है आपको तो मान करके चलिए कम से कम 3 या 4 नंबर में ये पूछा जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप लिखेंगे इसको तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, है ना। थ्योरेटिकल प्रश्न में क्या है बेटा, अगर अच्छे से आपने नहीं लिखा तो नंबर कट जाते हैं। अपने को वो नंबर कटने नहीं देना है, आप पूरे नंबर ले सकते हैं इसमें। दूसरा आप देखेंगे बेटा ताप। तो ताप का प्रभाव सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, लेकिन इसमें भी बेटा निर्भर करेगा कि हमारी जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी है। जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उसके लिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर, ऊष्माक्षेपी के लिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर कम होती है, जबकि ऊष्मा शोषी के लिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। इस चीज को हम लिख देंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों, अभिक्रिया की दर कम होती है, जबकि ताप कौन सी अभिक्रिया के लिए बेटा जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, किसके लिए, ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया के लिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो ये ध्यान रखें, अच्छा प्रश्न है बेटा। इसका सेकंड पॉइंट हमने बता दिया। अब थर्ड पॉइंट देखिए, 3 नंबर का आता है तो कम से कम 3 पॉइंट, 4 नंबर का आता है तो 4 पॉइंट। मैं आपको अधिकतम 4 पॉइंट बता देता हूं फिलहाल, वैसे तो मैं 5-6 पॉइंट भी लिख ही सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। अगला होगा बेटा सतही क्षेत्रफल। तो सतही क्षेत्रफल से क्या तात्पर्य है कि जो अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं उनकी सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अभिक्रिया की दर उतनी अधिक होगी। जैसे बेटा मान लो मैं चौक को पानी में घोलना चाह रहा हूं, एक सामान्य कोई अभिक्रिया नहीं है, सामान्य सी बात है। तो चौक अगर मैं सैगी चौक लेता हूं और पानी में घोलता हूं तो उसको घुलने में बहुत अधिक समय लगेगा, अभिक्रिया की दर बहुत कम होगी। लेकिन चौक का मैं पाउडर बना करके घोलता हूं तो मैं देखता हूं अभिक्रिया फटाफट हो जाएगी, चौक जल्दी घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि पाउडर जब मैं बना दूंगा ना तो एक साथ ज्यादा अणु अभिक्रिया कर पाएंगे, यानी कि उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा मैं यहां पर लिख सकता हूं कि अभिकारक का सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है बेटा? बढ़ती है। ठीक है ना? तो ये सामान्य सी बात है, चाहे तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, इसी कारण से पाउडर के रूप में अभिक्रिया तेजी से होती है ना? अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट इसका देखेंगे हम, विकिरणों का प्रभाव। तो विकिरणों का प्रभाव क्या होगा? जैसे अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है मेरे पास, लेकिन वो एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो जितनी ज्यादा विकिरण आएंगे, प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी, अभिक्रिया की दर उतनी अधिक होगी। और मैंने आपको बताया था जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हैं सामान्यतः बेटा वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि विकिरणों का प्रभाव क्या होगा कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की दर विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, विकिरण की तीव्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया की दर भी उतनी अधिक होगी। चाहे तो आप एक और मैं बता दे रहा हूं बेटा, चाहे तो लिख लें, कोई बहुत बड़े बड़े पॉइंट नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं और याद रखना भी कठिन नहीं है। तो दाब, अगला जो कारक है वो दाब है, और दाब का प्रभाव तो आप जानते ही हो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए होता है। तो गैसीय अभिक्रियाओं में दाब जितना ज्यादा लगाऊंगा मैं, जितना ज्यादा दाब होगा, अभिकारक के अणु बेटा उतनी तेजी से आपस में क्रिया करेंगे और उत्पाद बनाएंगे। यानी कि गैसीय अभिक्रियाओं में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो ये 5 पॉइंट मैंने बताए, कम से कम 4 आप लिखें, 5 लिख दें तो भी अच्छी बात है। ठीक है ना? अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न मुझसे कह रहा है अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि। ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि इस प्रश्न को आप 3 स्टार दे दें और इसको तो अच्छे से तैयार कर ही लें, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। तो अंतर क्या होगा? वैसे तो अपन ने पढ़ चुके हैं बेटा, क्या अंतर होगा इसको भी अपन
प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। आणविकता लिखेंगे एक तरफ, ठीक है ना, 2 कॉलम बनाएंगे। कभी भी जब आप पेपर में बेटा अंतर लिखोगे ना, तो अंतर को कभी भी ऐसे पॉइंट वाइज नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे, 2 कॉलम बनाकर ही अंतर लिखोगे, इंप्रेशन अच्छा होता है। आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि, इनमें अपने को 4 अंतर लिखना है। मैं 4-5 पॉइंट बता दे रहा हूं आपको, है ना। वैसे तो इसका जो अलग से वीडियो मैंने बनाया हूं, उसमें बेटा बहुत डिटेल में हमने इसकी बातें ऑलरेडी की हैं। चाहे तो आप वो वीडियो एक बार देख लें, अगर आपने नहीं देखा है तो। आणविकता क्या होती है? पहली बात तो यह एक सैद्धांतिक धारणा है। सैद्धांतिक मतलब केवल बेटा सिद्धांत में ये बोलने बताने में अच्छी लगती है, इसका प्रायोगिक कोई महत्व नहीं है। जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सैद्धांतिक धारणा है। जबकि जो कोटि है आपकी अभिक्रिया की कोटि, सॉरी आपकी कोटि नहीं, अभिक्रिया की कोटि, यह एक प्रायोगिक धारणा है। कैसी धारणा है बच्चों? प्रायोगिक धारणा है। मतलब ये जब हम प्रयोग करते हैं एक्चुअल में, तभी इसका महत्व होता है और तभी हम इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। दूसरी बात, आणविकता किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं की संख्या, अभिकारकों के अणुओं की संख्या का योग क्या कहलाता है बेटा? आणविकता कहलाता है। आणविकता कहलाता है, ठीक है। जितने अणु भाग ले रहे हैं अभिकारक के, उनका योग कर देंगे तो उसे हम आणविकता कहते हैं। जबकि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं बेटा हम? तो अभिक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में उपस्थित अभिकारकों के घातांकों का योग क्या कहलाता है बेटा? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखें आप लोग। ये परिभाषा है इनकी, और ये पॉइंट तो लिखना ही लिखना है ना। ऐसे नहीं बेटा कि कोई भी 4-5 पॉइंट अपन ने एकदम छोटे छोटे से उठाए, जिनका उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और वही लिख दिए। नहीं नहीं बेटा, अपने को कम से कम परिभाषा तो लिखनी ही पड़ेगी, है ना। बाकी के पॉइंट आप अपने इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन परिभाषा तो लिखना ही पड़ेगा। अब आणविकता की एक खासियत होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में, संतुलित समीकरण में अभिकारकों के सामने जो गुणांक लगा होता है, यानी कि जो रस समीकरण मिति गुणांक होता है, उनका योग आणविकता के बराबर होता है। मतलब मैं बोलूंगा किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में क्या होगा बेटा? अभिकारकों के रस समीकरण मितीय गुणांकों का योग सदैव आणविकता के बराबर होता है। आणविकता के बराबर होता है, ठीक है ना। चाहे तो इस पॉइंट को थोड़ा छोटा करके भी मैं लिखवाऊंगा, अभी लिखवाता हूं मैं। आप चाहे तो इसको थोड़ा छोटा करके भी लिख सकते हैं। चलिए पहले इसमें बात करते हैं हम। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया
किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित दर समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, सॉरी बेटा दर समीकरण नहीं, रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारकों के रस समीकरण मितीय गुणांकों का योग सदैव अभिक्रिया की कोटि के बराबर नहीं होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें जैसे बेटा उदाहरण से ये बात मैं यहां समझाता हूं, ठीक है ना। ये पॉइंट अगर आपको जो थोड़ा बड़ा लगे बेटा तो ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। N1A + N2B से बनता है N3C धन N4D। इसके लिए अगर मुझसे कोई ने पूछा आणविकता कितनी होगी, तो बिल्कुल बेटा मैं बता सकता हूं आणविकता। अगर मुझसे किसी ने इसकी आणविकता पूछा तो हम बता सकते हैं आणविकता होगी N1 + N2। कितनी होगी बेटा? N1 + N2। जबकि इसी के लिए N1A धन N2B और इससे बनता है N3C धन N4D। अब इसके समीकरण से मैं दर नियम जब बनाऊंगा तो क्या बनेगा बेटा? दर नियम इसका के अभिकारक की सांद्रता की घात में बेटा यहां पर ये सामने वाला रस समीकरण मिति गुणांक ही आए ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर कोई अन्य अंक मान लो बेटा x आ गया और b की सांद्रता की घात y आ गया। मतलब यहां पर जब मैं आणविकता बताता हूं तो आणविकता में सदैव ये जो रस समीकरण मिति गुणांक है इनका योग ही आएगा। लेकिन यहां पर बेटा घातांक में कुछ और भी आ सकता है और जो कुछ और भी आएगा वो बेटा मैं अभिक्रिया के समीकरण को देख करके तो बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा? क्योंकि बेटा ये प्रायोगिक मान है, प्रयोग करने पर ही इसका सही मान हम बता पाते हैं। यहां पर जो x धन y होगी ये क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि। क्या होगी बच्चों? अभिक्रिया की कोटि। तो इस तरीके से ये हो गया। फिर और देखते हैं, हमारे पास और बहुत अच्छे पॉइंट है। अब अगला पॉइंट ये होगा कि आणविकता सदैव धनात्मक पूर्णांक होती है, यह क्या नहीं हो सकती बेटा? जीरो नहीं होगी कभी और ऋणात्मक नहीं होगी तथा प्रभाज के रूप में यानी भिन्न नहीं होती है। भिन्न मतलब आप समझते होंगे बेटा, A/B के रूप में नहीं होती है, भिन्न नहीं होती है, ठीक है। जबकि जो अभिक्रिया की कोटि है तो अभिक्रिया की कोटि धनात्मक तो होगी, साथ ही साथ शून्य भी हो सकती है, ठीक है ना। और शून्य के साथ साथ ये भिन्न भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, ऋणात्मक कोटि नहीं होती कभी, है ना। तो अभिक्रिया कोटि ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये बेटा कुछ अंतर थे इसमें, आप बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए और बेटा अच्छे आराम से इसको आप तैयार कर सकते हैं। ज्यादा कुछ रटने का भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा आपको, सामान्य सी चीजें हैं, बढ़िया से ये कर लेंगे। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है बेटा हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, चलिए बेटा देखते हैं हम। मेरे पास एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण मैं ले रहा हूं। ए अभिकारक है जो उत्पाद बना रहा है, ठीक है ना बेटा। ये एक
माना कि ये जो A से उत्पाद बन रहा है यह एक क्या है, आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है ना। यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो बेटा जब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसके लिए हम दर नियम भी लिख सकते हैं, है ना। तो दर नियम बिल्कुल लिखेंगे बेटा। तो दर नियम क्या बनेगा, दर नियम अभिक्रिया की दर R बराबर K गुणित अभिकारक की सांद्रता की घातांक उसकी कोटि, कोटि जो है वो दर नियम में घातांक में आती, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया इसलिए घातांक में क्या आएगा, शून्य। तो इससे बन जाएगा R बराबर K। R बराबर क्या आ गया बेटा अपने पास, K आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो दर नियम हम लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं। अब बेटा आपको इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आप K का सूत्र जो हमने निकाला था उससे काम कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको पूरा करें, क्योंकि आएगा तो कम से कम 3 या 4 नंबर देके जाएगा ये सवाल भी। तो फिर से मैं वही अभिक्रिया ले रहा हूं जिसमें A से अभिकारक A से क्या बन रहा है बच्चों, यहां पर उत्पाद बन रहा है, उत्पाद बन रहा है P। इसकी हमने लिए प्रारंभिक सांद्रता। तो मान लिए बेटा इसकी प्रारंभिक सांद्रता है कुछ A, इसकी प्रारंभिक सांद्रता शून्य। ये काम हम करें हैं बेटा, ये चाहे तो मैंने एक वीडियो शून्य कोटि अभिक्रिया का अलग से बनाया हूं, उसमें इसकी सारी बातें बहुत डिटेल में। यहां पर तो हम केवल इसका समाकलित दर समीकरण वगैरह अर्धायु काल वगैरह देखेंगे, उसमें मैंने पूरी बातें डाला हूं। तो चाहे एक बार वो देख लें तो आपको आगे चल करके इसके जो प्रश्न आने वाले हैं वो भी बन जाएंगे। अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता ये है, फिर बेटा T समय के पश्चात, T समय के पश्चात। तो T समय के पश्चात जब हमने देखा तो क्या देखा, देखिए अब इसको A मान लें, या कुछ किताबों में NCERT वगैरह में A नॉट मानता है तो हम A नॉट ही माने, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बेटा T समय के पश्चात इसका कुछ हिस्सा उत्पाद में बदल गया, तो इसका कुछ हिस्सा उत्पाद में बदल गया, ये बचा कुछ, मान लीजिए ये बचा AT। देखिए प्रारंभिक सांद्रता थी A0, जीरो मतलब बेटा A नॉट बोलता हूं मैं इसको, नॉट मतलब जब समय है 0 तो सांद्रता A0। T समय के पश्चात मान लिया AT, तो उत्पाद कितना बना, अभिकारक शुरू में जितना लिए थे माइनस जितना बचा, यही तो उत्पाद में बदल गया, ठीक है ना। हालांकि उत्पाद की कोई जरूरत आएगी नहीं, लेकिन फिर भी अपन लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। अब हमने लिखा दर बराबर के, अब दर का बेटा अगर दर समीकरण से सूत्र लिखे तो माइनस अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता बेटा T समय पर कितनी है AT बटे DT बराबर K। देखिए ये चीज हमने सीखा, माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मैं अभिकारक के लिए लिख रहा हूं और अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है। दर समीकरण में मैंने सिखाया हूं ये चीज, अगर बेटा आपको आता है सही, नहीं तो एक बार वीडियो आप देखना चाहें देख लें, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि यहां पर माइनस क्यों आया, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, ये माइनस साइन उस बात को बताता है। अब d बाय dt है ना, अब dt को मैं उठा करके बेटा वहां फेंक दे रहा हूं, देखना मैं कुछ काम कर रहा हूं, माइनस d AT बराबर K dt। अब मैं यहां पर दोनों तरफ समाकलन कर दे रहा हूं, और समाकलन में यहां पर मैं लिमिट रख दे रहा हूं। लिमिट इसकी मतलब बेटा अभिकारक की सांद्रता की लिमिट कहां से चालू हुई, A0 से, और खत्म कहां हुई, AT तक, ठीक है। जबकि dt समय की 0 से t तक, समय कितना है बेटा, समय की लिमिट कितनी है 0 से t तक। अब समाकलन बनना चाहिए बेटा, dx का समाकलन क्या होता है x, तो dat का समाकलन क्या होगा at, क्या होगा समाकलन at, और साथ में इसमें लिमिट रहेगी, लोअर लिमिट है A0, अपर लिमिट है AT। K तो स्थिरांक है मेरा, बाहर आ गया, अच्छा बेटा इसमें माइनस जो था ये बाहर रहेगा, है ना, K स्थिरांक था बाहर आ गया, dt का समाकलन t, लिमिट है 0 से t तक। अब इसकी मैं लिमिट पुट करूंगा, तो लिमिट कैसे रखते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट तो AT की AT ही है, और लोअर लिमिट क्या है बेटा A0, लोअर लिमिट क्या हो गई A0 बराबर के अपर लिमिट T माइनस लोअर लिमिट 0।
फिर ये देखिए माइनस माइनस का क्या हो रहा है प्लस, प्लस वाले को मैं पहले लिख दूं तो ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, टी माइनस 0t तो के टी हो गया। तो के का फाइनली मेरे पास समीकरण क्या बचा बेटा, ए नॉट माइनस ए टी बटे टी। अब देखो एक तरीका तो यहां तक मैंने काम किया, अब आप चाहते हैं थोड़ा छोटे में इसको लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको याद कर लें और आप लिख दें हम जानते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण इतना है। मतलब ये जो काम मैंने एक्स्ट्रा किया हूं ये तो बेटा ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो कर ही रहे तो इसको समझा देता हूं ताकि आगे चल करके अगर दोबारा आएगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण लिखिए तो वहां पर मुझे दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में मैंने सारी बातें बताई। चाहे तो आप बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट अपना उत्तर लिखने के लिए यहां तक तो लिखें बेटा, यहां तक तो लिखें, और यहां पर क्या लिखना है आप, हम जानते हैं और सूत्र आपको याद होना चाहिए सही सही है। हम जानते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है बेटा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो समाकलित दर समीकरण होता है ना, समाकलित दर समीकरण होता है उसको लेकर के चल रहा हूं मैं। समाकलित दर समीकरण, समाकलित दर समीकरण ये होता है बेटा के बराबर ए नॉट माइनस ए टी बटे टी। अगर समाकलित दर समीकरण निकालने को बोला तो फिर ये पूरा काम आपको करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट केवल अर्धायु काल पूछा है, जैसे कि इस सवाल में, इस प्रश्न में बेटा मुझसे तो डायरेक्ट अर्धायु काल की बात किया, अर्धायु काल की बात किया है, तो मैं केवल अर्धायु काल से ये काम कर सकता हूं, मतलब डायरेक्ट इतना काम मैं कर सकता हूं, है ना। मतलब ये सूत्र डायरेक्ट लेकर के मैं चल सकता हूं, मुझे ये सिद्ध करने की कोई आवश्यकता यहां नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है इसलिए बेटा साथ ही साथ हमने कर लिया। अब क्या होगा, अर्धायु काल पर, अर्धायु काल पर क्या होगा बच्चों, अर्धायु काल पर टी की जगह क्या लिखेंगे हम, टी हाफ, और ए नॉट माइनस ए टी की जगह बेटा हम रख सकते हैं ए नॉट बाई टू। ये क्या बोल रहे हैं सर, सुनना बेटा, अर्धायु काल किसे कहते हैं, अगर अर्धायु काल की परिभाषा दिया जाए तो सुन लो ध्यान से, किसी रासायनिक, वह समय जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया का 50% अभिकारक, मतलब आधा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो चुका होता है तथा आधा अभिकारक बचा रहता है। तो 50% ये ए नॉट माइनस ए टी, ए नॉट माइनस ए टी देखिए क्या है मेरा, उत्पाद की मात्रा टी समय के पश्चात। तो मतलब अगर बेटा मैंने यहां पर अभिकारक लिया था ए नॉट, तो देखिए टी आधे समय के बाद, मतलब अर्धायु काल के बाद ये आधा बचेगा और आधा उत्पाद में बदल चुका होगा। तो इसीलिए ए नॉट माइनस ए टी की जगह मैं चाहूं तो ए नॉट बाई टू रख सकता हूं। तो चलिए रखते हैं और यहां से हमारा उत्तर आ जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए टी की जगह रखा मैंने ए नॉट बाई टू के, सॉरी टू टी, टी की जगह क्या रखा बच्चों मैंने, टी हाफ, ठीक है। तो टी हाफ इधर आ जाएगा, टी हाफ बराबर ए नॉट बाई टू के। तो यहां से हमने सिद्ध कर दिया, यहां से बेटा हमने सिद्ध कर दिया, अतः उत्तर में हम लिख देंगे अतः टी हाफ समानुपाती होगा ए नॉट के। यहां से देखिए ऊपर लिखा है ना, तो ऊपर वाली चीज हमेशा अंश में जो लिखी होती समानुपाती होती, तो अतः टी हाफ समानुपाती होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभ अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। आती बेटा बात समझ में, बढ़िया है। तो ये एक अच्छा प्रश्न था जो अच्छे खासे नंबर दे करके जा सकता है। फिर अगला बोल रहा है हमसे अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। बेटा ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया हूं ना, अभिक्रिया की कोटि, आणविकता। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3 उदाहरण। तो कोटि क्या होती है ये तो मैंने बता दिया हूं आपको, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, चाहे तो आप फिर से लिखना हो तो लिख लें, सुन ले बेटा, अभिक्रिया की
कोटि, ठीक है। और साथ में यहां पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के 3 उदाहरण आपसे पूछे गए हैं। तो अभिक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उसके दर नियम में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग। फिर से लिखेंगे बेटा इसको अपन, चलिए लिखते हैं। थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन करना पड़ेगा बेटा आपको भी, है ना। तो साथ में लिखिए मेरे, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में उपस्थित, दर नियम में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रताओं, अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग क्या कहलाता है बेटा? यही कहलाता है अभिक्रिया की कोटि, है ना। अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इस तरीके से बढ़िया से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें साथ में हमसे बोला है प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया हेडिंग डाल देंगे आप, प्रथम कोटि अभिक्रिया। चाहे तो आप इसमें परिभाषा भी लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि 1 होती है उसे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। फिलहाल मुझे उदाहरण लिखने, तो मैं उदाहरण लिख दे रहा हूं। पहला उदाहरण बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिव विघटन। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं बेटा, उनका जो विघटन होता है, मतलब उनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा कण निकलते हैं, वो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा बेटा H2O2 का वियोजन, ये भी आपका क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगा। तीसरा आप लिख सकते हैं शर्करा का व्युत्क्रमण C12H22O11, ये आपका क्या है बेटा, शर्करा का व्युत्क्रमण, ठीक है। ये इसके उदाहरण होते हैं। तो इनको चाहे तो आप थोड़ा याद कर लें बेटा, आपसे बन जाएगा। बाकी बातें मैंने अपने वीडियो में बहुत डिटेल में भी डाला हूं, तो चाहे तो एक बार आप उससे भी काम कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की दर क्या है? प्रभावित करने वाले कारक। बिल्कुल बेटा इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है मुझे, ऑलरेडी हमने एक प्रश्न में अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कर लिए हैं। केवल मैं अभिक्रिया की दर बता देता हूं आपको। क्या लिखेंगे आप? अभिक्रिया की दर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पाद, किस किस के लिए बेटा? अभिकारक के लिए भी हो सकती है दर और उत्पाद के लिए भी हो सकती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रताओं में होने वाले परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? अभिक्रिया की दर कहलाती है। इसका सूत्र लिख सकते हैं, अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक की सांद्रता बटे समय या उत्पाद की सांद्रता बटे समय। एक बार फिर से परिभाषा सुन लेंगे आप, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रताओं में होने वाले परिवर्तन की समय दर अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, सॉरी अभिक्रिया की दर कहलाती है बेटा। तो ये प्रश्न अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर एक अच्छा प्रश्न, न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है बेटा ये मेरे पास। देखते हैं क्या करना है इसमें। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए जबकि विशिष्ट दर स्थिरांक हम किसे कहते हैं? के का मान पहला दिया है बेटा 200 सेकेंड इनवर्स। इसके लिए आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अर्धायुकाल ज्ञात करना है। तो बेटा अर्धायुकाल का सूत्र आपको रटा होना चाहिए 0.693 बटे के। तो इससे क्या हो जाएगा? 0.693 बटे के की जगह आप रख देंगे 200 और बेटा इसको भाग वगैरह दे देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अपन हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा क्या? ये हो गया 100, 2 से काट दिया मैंने, 0.236, 2 चौके 8, 2 6 12,
5। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 0.0, 100 से भाग दे रहे हैं ना अपन, तो 0.03465 ऐसा लिख दो, या आप चाहो 3.465 गुणित 10 की घात ऋण 3, और समय है बेटा अर्धायु काल, इसलिए इकाई क्या आएगी, सेकेंड। ये होगा इसका उत्तर। फिर दूसरा आपको दे रहा है क्या, सेकेंड में है 2 मिनट इनवर्स। तो बेटा फिर से मैं लगाऊंगा सूत्र, ये था पहला वाला। अब दूसरा वाला देखते हैं, टी हाफ बराबर क्या है, 0.693 बटे के, तो 0.693 बटे 2 रख दूं बेटा मैं, है ना, क्योंकि 2 दिया है मान, तो 2 रख दूंगा मैं। अब ये आ जाएगा 0.3465, ये आ जाएगा बेटा। लेकिन इकाई अब क्या आएगी, मिनट। क्यों सर मिनट क्यों आई, क्योंकि यहाँ मिनट इनवर्स था इसलिए मिनट, यहाँ सेकंड था तो सेकंड में आया, मिनट है तो अब इसमें वर्ष है बेटा, तो वर्ष में आएगा उत्तर। चाहे तो आप ये खुद से ट्राई करें, है ना। तीसरा वाला यहां कर देता हूं बेटा मैं। यहां पर हमको क्या दिया है, फिर से लगाएंगे वही सूत्र, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, 0.693 बटे के का मान कितना रखूं बेटा मैं, 4 वर्ष, तो 0.4 एकम 4 बच गए 2, 4 सत्ते 28 बच गए 1, 4 तिया 12 बच गए 1 2 5, है ना, ये आ गया। और ये उत्तर जो आएगा बेटा उसकी इकाई क्या होगी, वर्ष। ये 3 सवाल फटाफट हो गए बेटा, एक सूत्र पर आधारित थे। सूत्र याद रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न है मेरे पास, अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। ठीक है ना, अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए देखते हैं हम, अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर। एक तरफ क्या लिखेंगे बेटा, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, और वहीं दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, दर स्थिरांक। क्या लिखेंगे बेटा दूसरी तरफ, दर स्थिरांक। तो इनमें क्या अंतर होता है, चलिए देखते हैं। सॉरी, दर स्थिरांक भी बोल सकते हैं, या इसको बेटा विशिष्ट अभिक्रिया दर भी बोलता है। तो इस नाम से भी अगर पूछा जाए तो बिल्कुल आपको आना चाहिए, विशिष्ट अभिक्रिया दर। तो हम बोलेंगे पहला पॉइंट यहां पर, अभिक्रिया की दर की परिभाषा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, या ऐसा लिख लो बेटा, एकांक समय में, है ना, परिभाषा बदल बदल के बता रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को बेटा थोड़ी अलग अलग वैरायटी मिले, जो आपको आसान लगे वो लिखना है, सब कुछ सही है। एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों, अब एकांक समय लिख दें, इकाई समय भी लिख सकते हैं बेटा, इकाई समय भी लिख सकते हैं आप, और साथ में 1 सेकेंड भी लिख सकते हैं ना, सब कुछ सही है। अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा, होने वाला परिवर्तन, ये कहलाता है आपका अभिक्रिया की दर। ठीक है ना, परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है, अभिक्रिया की दर कहलाता है। बढ़िया है बेटा, ये काम भी हमने कर लिया। चलिए फिर विशिष्ट अभिक्रिया की दर या दर स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, ऐसा लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता 1 मोलर होने पर अभिक्रिया की दर को
दर स्थिरांक कहते हैं, दर स्थिरांक कहते हैं। तो ये बात बेटा ध्यान रखें, दर स्थिरांक क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर अभिकारकों की सांद्रताओं, जितने जितने अभिकारक हैं बेटा, जो भी अभिकारक हैं, अगर सबकी सांद्रताएं 1 मोलर है तो अभिक्रिया की दर को ही हम क्या कहते हैं? दर स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई बेटा इसकी परिभाषा। फिर परिभाषा के बाद कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे पास, उनको भी हम देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि जो दर स्थिरांक, पहले जो अभिक्रिया की दर है इसकी इकाई जो होती है, अभिक्रिया की दर की इकाई, ठीक है ना, अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है बच्चों? इकाई होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होती है। जबकि होती है जो दर स्थिरांक की इकाई है, ये बेटा कुछ निश्चित नहीं होती, ये तो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। तो दर स्थिरांक की इकाई, स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर बेटा अगर मेरे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है N1A धन N2B और इससे बनता है N3C धन N4D। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? दर समीकरण बना सकता हूं, माइनस किसकी बेटा? A की सांद्रता में परिवर्तन बटे dt, और जो साथ में दर स्थिरांक, सॉरी बेटा, रस समीकरण मिति स्थिरांक होता है बटे में आता है नीचे, है ना। तो इस तरह से इसको मैं लिख सकता हूं, थोड़ा सिस्टमैटिक लिख दे रहा हूं मैं। ये हो जाएगा N1 डेल्टा टी बेटा, डेल्टा टी। डी अगर ऊपर लिख रहे नीचे भी डी लिखो, ऊपर डेल्टा है तो नीचे भी डेल्टा बनाओ, है ना। बी के लिए अगर लिखना चाहूं तो माइनस बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे N2 डेल्टा टी। अब ये मैंने एकदम आराम से सिखाया हूं बेटा आपको एक वीडियो में, चाहे तो आप एक बार उसको देख लें तो आपको ये पूरी कहानी और आसान लगने लगेगी, है ना। डेल्टा टी और डेल्टा डी की सांद्रता बटे N4 डेल्टा टी, इतना काम अपन कर सकते हैं। अब यहां लग रहा होगा सर यहां माइनस लगाए थे या प्लस लगाए, तो देख बेटा अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती, तो ये ऋण चिन्ह अभिकारक के साथ लगाया गया है। और जो बताएगा मुझे, क्या बताएगा बेटा, क्या बताएगा? ये बताएगा मुझे कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम हो रही, जबकि उत्पाद बढ़ता है, इसलिए उसमें हमने ऋण नहीं लगाए हैं। इसको हम बोलते हैं दर समीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? दर समीकरण। वहीं अगर मेरे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है N1A धन N2B और इससे बनता है N3C धन N4D, तो इसके लिए मैं दर नियम लिख सकता हूं, दर नियम लिख सकता हूं बेटा। दर नियम क्या लिख सकता हूं? R बराबर के अभिकारक की सांद्रता की घात में, अब घात में जरूरी नहीं है बेटा कि रस समीकरण मिति गुणांक ही आए, घात में कुछ भी ABCD XYZ MN कुछ भी लगा सकता हूं मैं। यहां पर जो K है, K ही आपका क्या है? दर स्थिरांक या विशिष्ट दर, विशिष्ट अभिक्रिया की दर कहते हैं, है ना। तो ये हो गया। फिर बेटा एक और बात आती है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर सामान्यतः बेटा बढ़ती है, जबकि ताप बढ़ाने पर दर स्थिरांक भी बढ़ता है। मतलब ये अंतर में तो कहीं से कहीं तक सूट नहीं होता बेटा, ये चीज अंतर में तो कहीं से कहीं तक सूट नहीं होती है। और क्या लिख सकते हैं अपन? चलिए इतने 3 पॉइंट मैंने लिखाए हैं इसमें, इतने पॉइंट काफी हैं बेटा, बढ़िया पॉइंट है, इनको भी आप एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं। अब एक आधा पॉइंट अगर आपकी कोई किताब में मिल जाए तो आप उसको भी ऐड कर लीजिए, है ना। अगला है अभिक्रिया की कोटि क्या है? प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि तथा तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक लिखिए। तो देखिए बेटा मैं अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा तो कम से कम 3 बार ऑलरेडी बता चुका हूं इस वीडियो में, तो इसीलिए केवल हम लिख रहे हैं इसकी इकाई।
तो क्या होगा बेटा, k का मात्रक आपको मैंने बोला था याद रखने के लिए, मोल की घात n-1, मोल की घात क्या होगी बेटा, n-1, लीटर की घात 1-n, और नहीं बेटा उल्टा हो गया, आपको याद रखना है k की इकाई है ना, k की इकाई या मात्रक जो भी आप लिखना चाहें, बराबर मोल की घात 1-n, लीटर की घात n-1, सेकेंड की घात -1, ये होता है बेटा। अब इसमें आपसे पूछा है पहले शून्य कोटि, तो आप यहां लिखेंगे शून्य कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो क्या आएगा बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k की इकाई आ जाएगी, यहां n की जगह आप शून्य रख देंगे, n की जगह जब मैं शून्य रखूंगा, मोल की घात 1 ऋण शून्य, मतलब बेटा मोल की घात 1, शून्य ऋण 1 तो ऋण 1, और सेकेंड की घात ऋण 1, इस तरह से मुझे मिल जाएगी। फिर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मतलब n का मान मुझे क्या रखना है बेटा, 1 रखना है, 1 रखूंगा मैं, तो देखिए 1 ऋण 1 मोल तो गया, 1 ऋण 1 ये भी गया, बचा क्या, केवल सेकेंड की घात ऋण 1, मतलब सेकेंड इनवर्स जिसको अपन बोलते हैं वो हो गया। फिर ऐसे ही आप निकाल सकते हो किसके लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होगा बेटा, k बराबर 2 रख देंगे n की जगह, तो मोल की घात ऋण 1, लीटर की घात 1, सेकेंड की घात ऋण 1, या इसको ऐसा सुधार के लिख सकते, लीटर पहले लिख लो, जो पॉजिटिव है धनात्मक है पहले लिख लो, लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, ये बन जाएगा बेटा इसका उत्तर, है ना। बाकी मैं परिभाषा तो ऑलरेडी बता ही चुका हूं। चलिए फिर इसका आखिरी प्रश्न, एक अच्छा न्यूमेरिकल है बेटा मेरे पास, ये बोल रहा है क्या, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, इस अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बेटा, कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं इसके। एक अभिक्रिया हमेशा आप लेंगे प्रथम कोटि की लेना है, तो A से उत्पाद बन रहा है, ठीक है। अब ये कितनी देर में बेटा, 40 मिनट में 90%, तो प्रारंभिक सांद्रता क्या लूंगा, प्रारंभिक सांद्रता, कभी भी आप प्रारंभिक सांद्रता हमेशा 100 लीजिए, कितनी लेंगे आप, 100, उत्पाद कितना है बेटा, 0। अब हमसे प्रश्न में बोल क्या रहा है कि 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती, तो मतलब 40 मिनट के बाद 90% तो पूर्ण हो गई, 90% पूर्ण हो गई बेटा, 100 में से 90 तो चली गई, अभिकारक कितना बचा, 10, और उत्पाद कितना हो गया बेटा, 90। अब हमने पढ़ा है बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए k बराबर 2.303, सॉरी बेटा 2.303 बटे t log a बटे a माइनस एक्स, ऐसे लिख लें आप, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं log a0 बटे a0 माइनस at, है ना, जिस तरीके से याद रखें उसमें फॉर्मूला लगाएं। तो 2.303 बटे t कितना है बेटा, समय 40 मिनट दिया है तो 40 रख दूंगा मैं, log a मतलब प्रारंभिक सांद्रता 100 थी, और बेटा t समय के पश्चात कितनी सांद्रता बच रही है, 10, शून्य से शून्य गया, k बराबर 2.303 बटे 40 log 10, और जैसा कि आप जानते हो बेटा log 10 का मान तो 1 होता है, तो k हो जाएगा 2.303 बटे 40। अब कई बच्चे क्या है यहां भाग देने की कोशिश करते हैं, मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप भाग दो, आप देखो बेटा आगे हमें, क्योंकि मुझे k थोड़ी निकालना, मुझे तो अर्धायु काल पूछा है, तो प्रथम कोटि के लिए अर्धायु काल का सूत्र भी आपको रटा होना चाहिए, t हाफ बराबर 0.693 बटे k, तो 0.693 बटे k हो जाएगा बेटा 2.303 बटे 40, ऊपर गुणा में चला जाएगा क्या, अरे बोल दे यार, अब भाग देता हूं मैं, है ना, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो ये पॉइंट से पॉइंट तो मैंने काट दिया। अब ये देखिए आप कितने बार कटेगा, तो ये कटेगा बेटा, जैसा कि मैं जानता हूं ये कटेगा बेटा 0.3 बार ये कटेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं।
देखिए ये मैं कहां से ला रहा हूं, जो अपन ने प्रथम कोटि के लिए सूत्र निकाला था, सूत्र क्या आया था बेटा, टी हाफ बराबर लॉग, ये आया था 2.303, ठीक है बेटा, क्या आया था 2.303 और इनटू साथ में क्या था log 2 मतलब कि 0.3 है ना, ये आया था बटे के, तो इन दोनों को गुणा करने में आया था 0.693। चलिए एक काम करते हैं, 0.693 आया था इन दोनों को गुणा करने में, है ना, 0.693 बाय के, तो क्योंकि इन दोनों का गुणा करने में 0.3 आया है, तो अगर मैं बेटा 0.3 मतलब मैं 0.693 को इस तरह से लिखता हूं, है ना, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का मेरा तरीका अलग है, आप अपने तरीके से करें, फालतू मेरे चक्कर में ना उलझे, मैं थोड़ी मैथ्स को बेटा शॉर्ट में करने का शौक है मुझे, थोड़ा खेलते रहता हूं मैं इसके साथ। तो बटे के का मान कितना आया हमारे पास, के का मान आया 2.303 बटे 40, बटे का 40 ऊपर गुणा में। अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, 0.693 को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 2.303 गुणित 0.3 गुणित 40 बटे 2.303। इसमें क्या है, मेरा काम बड़ा आसान हो गया, और गुणा करूंगा मैं तो यह जाएगा 4 तिया 12, और क्योंकि बेटा अर्धायु काल पूछा है मुझसे, तो अर्धायु काल कितना आएगा इसका 12, और इकाई क्या आएगी बेटा मिनट, है ना, क्योंकि जो समय हमने रखा था वो काय में आया था मिनट में, तो आंसर आ जाएगा आपका 12 मिनट। इस तरीके से बेटा एक और प्रश्न हमने किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न में बेटा अगला प्रश्न है मेरे पास, छद्म कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। तो देखिए बेटा छद्म मतलब धोखा, ये मैं पहले भी आपको समझाया था कि कई बार क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को देख करके हमें लगता है कि वह द्वितीय कोटि का होगा, लेकिन वास्तव में वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती, तो उसे हम क्या कहते हैं, छद्म कोटि अभिक्रिया, या इसका बेटा नाम है छद्म कोटि अभिक्रिया या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो हेडिंग डाल लेंगे आप मेरे साथ, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, या बच्चों आप इसे बोल सकते हैं आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं बेटा, आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। तो आभासी या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, इस सब के बारे में बात करते हैं, उदाहरण भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, अगेन मैं बोलूंगा कुछ करें ना करें ये तो तैयार करके ही जाए, है ना। खास सवाल देखें, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, है ना, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, और अभिक्रिया की दर तथा विशिष्ट अभिक्रिया की दर में अंतर, है ना। तो ये सब बेसिक प्रश्न है। तो हम बोलेंगे बेटा वह प्राथमिक द्विअणुक अभिक्रिया, द्विअणुक रासायनिक अभिक्रिया जो द्वितीय कोटि की लगती है, मतलब बेटा देखने में लगता है कि इसकी कोटि कितनी होगी 2, परंतु वास्तव में क्या होता है बेटा, वास्तव में प्रथम कोटि बलगतिकी का पालन करती है, प्रथम कोटि बलगतिकी का पालन करती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया या आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है, छद्म या आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका उदाहरण तो बेटा रट लो आप, 2 नंबर देके जाएगा अगर ये प्रश्न आता है तो। उदाहरण आप याद कर लेना इसका, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन,
अम्लीय जल अपघटन। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन जो होता है यह एक छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है। इसका समीकरण हम लिख सकते हैं CH3COOCH3। ये होता है बेटा जलीय विलयन, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन। साथ में लेते हैं हम इसके जल जो कि द्रव अवस्था में होता है यानी लिक्विड में। इससे बनता है बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH और साथ में बनता है एल्कोहल CH3OH, है ना। इस तरह की जो अभिक्रिया होती है इसमें जो जल होता है आपका अधिकता में होता है और यह एक छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो इतना अगर आप लिख के आएंगे आराम से बेटा 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। चलिए फिर लघुत्तरी प्रश्न का अगला प्रश्न, शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होगी। मैंने आपको बता रखा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है उसे हम शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है बेटा, शून्य होती है, वह क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है ना। फिर दूसरी बात इसके बारे में कि किसी शून्य कोटि अभिक्रिया, मान लो बेटा मेरे पास शून्य कोटि अभिक्रिया है, A से उत्पाद बनता है, तो इसके लिए दर नियम अगर लिखना चाहूं मैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए तो मैं क्या लिखूंगा, R बराबर के अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य। शून्य क्यों लगाया घात में, तो बेटा घात में जो अभिक्रिया की कोटि होती वही घात में लगाई जाती है। तो इससे मेरे पास ये पता चला कि R बराबर के, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो एक पॉइंट हम इसमें जरूर ये ऐड करेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। चाहे तो बेटा इसका अलग से जो वीडियो बनाया गया है वो भी आप देख सकते हैं, या इसके लिए समाकलित दर समीकरण वगैरह मैं ऑलरेडी इसी वीडियो में समझाया हूं। अब इसका उदाहरण, तो उदाहरण इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको याद करना पड़ेगा उदाहरण हर हाल में। उदाहरण है प्रकाश विद्युत अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं बेटा, प्रकाश विद्युत नहीं बेटा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक दो उदाहरण हम लिख सकते हैं। H2 गैस और I2 गैस जब मिलती हैं और साथ में बेटा यहाँ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और 2HI गैस बनती, तो ये आपकी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। इसके अलावा आप लिख सकते हैं H2 गैस, Cl2 की जगह I2 की जगह आप Cl2 लिख सकते हैं बेटा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर 2HCl गैस। फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर H2 गैस और साथ में क्या ले सकते हैं, दूसरा एक आध देता हूं मैं आपको, AgBr का वियोजन जो होता है बेटा ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। Ag अलग यानी कि सिल्वर अलग, और ब्रोमीन जो कि द्रव होता है, ये होती है आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया। खास करके बेटा इसमें जो बात है वो तो उदाहरण की है, बाकी सब तो आपको ऑलरेडी पता है। और जैसा कि मैं बोल चुका हूं कि आपको क्या करना है, चाहे तो आप डिटेल में अगर समझना चाह रहे हैं इसके वीडियो देख ले बेटा, आप एक बार सीरीज को फॉलो कर ले, आपको सब कुछ बड़े आराम से बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। फिर वही प्रश्न रिपीट होता है आपके सामने, प्रथम कोटि तथा द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई अभी लिखें बेटा, बिल्कुल अब भी लिखें, तो इसको दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला बोल रहा है बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए।
दर स्थिरांक समीकरण की व्युत्पत्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा बन चुका है, तो एक काम करते हैं हम इसके आगे की कहानी, यानी कि इस प्रश्न के आगे के जो प्रश्न है वो अपन कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।